नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद की। लद्दाख की गलवान घाटी से एक राहत की खबर ये है कि सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। चीन 2 किलोमीटर तक पीछे हटा है और उसने अपने टेंट भी वहां से हटा लिया है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत में एनएसए अजीत डोभाल के बीच बातचीत हुई है 2 घंटे तक। खबरों के मुताबिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सेना पीछे हट गई है। इसके अलावा गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग जैसे जो इलाके हैं वहां से भी उसने पीछे हटाए हैं अपने कदम और अपने जो ढांचे थे उनको हटाना शुरू किया है, जो अपने टेंट थे उनको हटाना शुरू किया है। लेकिन अभी भी ये साफ तौर पर और पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये जो पीछे हटना है क्या ये स्थायी है और क्या ये वास्तविक है, क्योंकि चीन लगातार बातचीत जो करता रहा है उससे पीछे हटता रहा है। लद्दाख के जिस गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन की सेनाएं एक खूनी झड़प में उलझी, वहां से अब दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं। बताया जा रहा है कि गलवान के अलावा हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से भी सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं। सूत्रों के मुताबिक यह तब संभव हुआ जब रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस मुद्दे पर चीन के विशेष प्रतिनिधि और विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों ने इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक 5 जुलाई को फोन पर हुई इस बातचीत में दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने माना कि आपसी संबंध मजबूत करने के लिए अमन चैन जरूरी है। इस पर जो आम सहमति दोनों देशों के नेतृत्व में रही है, दोनों पक्ष उसका ध्यान रखें। द्विपक्षीय रिश्तों के विकास के लिए जरूरी है कि मतभेद विवाद में न बदले। दोनों में यह बात भी हुई कि दोनों पक्ष पीछे हटे, वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करें, कोई पक्ष एक तरफा कार्रवाई न करे। आगे भी सैन्य और कूटनीतिक पक्ष बात जारी रखे और विशेष प्रतिनिधि भी। एलएसी पर भारी तनाव के बीच दोनों देशों में बनी यह सहमति किसी दिलासे से कम नहीं। बेशक इसमें भारत के सख्त रवैये का अपना योगदान रहा होगा, लेकिन दोनों देशों में ये समझ भी होगी कि टकराव से आखिरकार दोनों ही देशों को भारी नुकसान होगा। उधर इस बातचीत के बाद सूत्रों के मुताबिक सेनाएं वापस लौटने लगी हैं। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सेना पीछे हटी है। वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं। गोगरा पोस्ट से भी उसकी सेना ने कदम पीछे हटाए हैं। चीन ने अपने अस्थायी निर्माण और टेंट हटा लिए हैं। उसकी गाड़ियां भी वापस लौटती दिखी है। हालांकि सबसे ज्यादा विवाद वाली जगह पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीनी सेना के वापस लौटने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। दोनों देशों के बीच हाल ही में सबसे ज्यादा तनाव इस इलाके में चीन की मौजूदगी को लेकर रहा है। निश्चय ही भारतीय सेना के लिए ये एक बड़ी राहत है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही थी कि चीन भारतीय इलाके में 423 मीटर तक अंदर घुसपैठ कर चुका है। लग रहा था कि उसे पीछे ढकेलना एक लंबे संघर्ष का काम होगा, लेकिन अब वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले दिनों जैसी टकराव की नौबत फिलहाल नहीं आएगी। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और गलवान में किन इलाकों में चीनी सेना पीछे हटनी शुरू हुई है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर 2 महीने से चले आ रहे तनाव में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं। आपको नक्शे में हम दिखाते हैं। भारत का नक्शा है। एलएसी पर गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंग झील, इन सभी जगहों पर तनाव था। कुछ जगहों पर कम हुआ है, कुछ जगहों पर कम होने के आसार हैं। अगला ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं और करीबी से। एलएसी पर आप देखेंगे गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, पेंगोंग झील। गलवान में लगभग 1 से 2 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हटी है। ये जो पीले आप बिंदु देख रहे हैं, ये चीनी सेना के ठिकाने हैं जो हमने सैटेलाइट के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके इस पे लगाए हैं। और हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा जो जगह है, वहां पर सेना पीछे तो नहीं हटी है, लेकिन सैनिकों की तादाद में कमी आई है। वहां पर कैंप्स घटे हैं। पेंगोंग झील में अभी स्थिति कितनी बदली है, ये निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गलवान घाटी जहां झड़प हुई थी, आप देख सकते हैं झड़प की जगह,
वहां से चीनी ठिकाने लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। अगर आप रेड मार्क्स, लाल रंग से जो मार्क है वो देखेंगे, वो चीनी ठिकाने थे। अब बताया जा रहा है कि ये रेड मार्क्स जहां पर थे, यहां से चीन की सेना 2 किलोमीटर तक पीछे गई है। तो गलवान घाटी में काफी डिसएंगेजमेंट हुआ है, सेनाएं पीछे की तरफ गई हैं, भारत की भी और चीन की भी। अगला ग्राफिक्स हम आपको इसमें दिखाते हैं किस तरह से गलवान में जो चीन है उसने भारत की जमीन पर पिछले कुछ समय में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। 22 मई को वहां सिर्फ एक टेंट था। उसके बाद अगली प्लेट में अगर आप देखेंगे 16 जून को सैटेलाइट की तस्वीरों में चीन ने वहां पर अपने कैंप्स बढ़ाने शुरू किए। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं 22 जून को, यहां पर चीन के काफी ठिकाने आपको बने हुए दिखेंगे, शेल्टर्स बने हुए दिखेंगे। और अगली तस्वीर 25 जून की है, यहां पर चीन ने काफी ठिकाने बना लिए थे भारतीय इलाके में। ये 423 मीटर अंदर भारत की जमीन पर चीन यहां था और अब यहां डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। अगली तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं 423 मीटर भारत की जमीन पर, LAC से 423 मीटर अंदर चीन ने यहां पर ठिकाने बनाए थे। लेकिन अब डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, पीछे हटी है चीन की सेना इस इलाके से। और अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं गलवान घाटी के अलावा और स्थितियां क्या हैं। हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में ये आप देख रहे हैं चीन के ठिकाने हैं, चीन के कैंप्स हैं। यहां पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद कुछ कम की है, कैंप्स कुछ कम किए हैं, लेकिन यहां से अभी वो पीछे नहीं हटी है। 1 से 1.5 किलोमीटर यहां वो भारतीय सीमा में, LAC में इस पार चली आई थी, लेकिन सैनिकों की तादाद में कमी आई है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये पेंगोंग त्सो की तस्वीर है, लेह। आप इधर पेंगोंग झील देख रहे हैं। पेंगोंग झील में वो इलाका फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी लगातार बनी हुई थी, अब भी कुछ बनी है। अगली प्लेट में हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर क्या, यहां लगभग 186 स्ट्रक्चर इस तरह के पेंगोंग त्सो के किनारे फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीन ने बना लिए थे। अभी यहां चीन ने क्या किया है, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, क्या वो यहां से पीछे हटा है। कुछ संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यहां पर पेंगोंग त्सो में चीन ने मंडारिन भाषा में, यानी चीन की जो भाषा है मंडारिन में, संकेत बनाया जिसमें चीन लिखा था और चीन का नक्शा बना दिया था, ये दिखाने के लिए कि वो यहां पर मौजूद है। इस इलाके से चीन को पीछे हटने के लिए कहा गया और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विशेष प्रतिनिधि और विदेश मंत्री दोनों के बीच जो बातचीत हुई है करीब 2 घंटे तक, उसमें चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उसे पीछे हटना होगा उन इलाकों से जिन्हें भारत LAC में अपना इलाका मानता है। उसके बाद ही दोनों देशों के बीच कोई सार्थक बातचीत हो पाएगी। तो ये सभी प्लेट्स थी जो बता रही हैं कि किस तरह से पिछले 2 दिन के अंदर यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली में पिछले दिनों देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला तो लगा कि अब कोरोना मरीजों के परिवार वालों और उनके जो तीमारदार हैं उनको प्लाज्मा के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल स्थिति से बाहर आ गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जमीन पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्लाज्मा के जरूरतमंदों की जो तादाद है वो तो बढ़ती जा रही है और उनकी जो मुश्किलें हैं वो आज भी बनी हुई हैं। मेरी मदर कोरोना पॉजिटिव है। 25 जून को उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था तो पॉजिटिव आई थी। एस्कॉट्स फोर्टिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे वो एडमिटेड है। शी इज़ क्रिटिकल राइट नाउ। उनको प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा डोनर AB पॉजिटिव। किसी का भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो वो प्लीज़ आगे आके अपना डोनेट करें। हम ब्लड बैंक प्लाज्मा बैंक्स में जा रहे हैं, हमें वहाँ नहीं मिल रहा है ये प्लाज्मा। प्लीज़ आप लोगों से यू कैन सेव अ लाइफ, आप लोग आगे आएँ और हमें कॉन्टैक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे। नेहा जावेद अपनी कोरोना पीड़ित मां के लिए प्लाज्मा को लेकर सोमवार सुबह से जद्दोजहद कर रही हैं, नहीं मिला। दिल्ली सरकार ने ILBS अस्पताल में जो प्लाज्मा बैंक बनाया है वहां से भी उन्हें मदद नहीं मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक प्लाज्मा की डिमांड ज्यादा है और डोनर कम सामने आ रहे हैं। 4-5 दिन बृहस्पतिवार को ये प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। पिछले 4-5 दिन में जितनी डिमांड है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। मतलब प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम है, प्लाज्मा की मांग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से
तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाज्मा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्लाज्मा बैंक में रोजाना 60 से 70 प्लाज्मा मरीजों के परिवार वाले प्लाज्मा मांगने पहुंच रहे हैं, जबकि रोजाना 20 से 22 लोग ही प्लाज्मा डोनेट करने आ रहे हैं। कोरोना से ठीक हुआ व्यक्ति 14 दिन बाद मौजूदा कोरोना मरीज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, लेकिन एक तरफ बहुत सी शर्तें हैं तो दूसरी तरफ कोरोना से उभरे लोगों की शंकाएं। नतीजा, प्लाज्मा बैंक खुलने के बाद भी मरीज के परिवार वाले संघर्ष में लगे हैं। जैसे कोई भी बैंक तभी चलता है जब लोग उसमें भरोसा करते हैं, अपना पैसा उसमें रखते हैं। लोग भरोसा नहीं करते, अपना पैसा बैंक में नहीं रखते, बैंक नहीं चलता। ठीक इसी तरह से प्लाज्मा बैंक है। लोग अगर प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो प्लाज्मा बैंक चलेगा, नहीं करेंगे तो प्लाज्मा बैंक के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भारत की मशहूर मेडिकल साइंटिस्ट गगनदीप कंग ने ट्रांसलेटेड हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत आता है। उनका ये इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत की स्थिति बेहद खराब है और हम रूस को भी यहाँ पर पीछे छोड़ चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि वो पहली भारतीय महिला है जिन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो बनाया गया था। आपको बता दें कि गगनदीप रोटा वायरस वैक्सीन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों में शामिल थी। गगनदीप ने सोमवार को जब इस्तीफा दिया तो निजी कारणों का हवाला दिया। कांग को अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के लिए भी जाना जाता है और एक महिला साइंटिस्ट का इस्तीफा उस वक्त में हुआ है जबकि उनके द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन की जांच समिति ने बंद कर दी। अब खबर हरियाणा से, जहां सोनीपत बुटाना में पुलिस चौकी से गश्त पर निकले एसपीओ कप्तान और सिपाही रविंद्र की हत्या के मामले में एक नए खुलासे से बहादुरी की बेमिसाल कहानी सामने आ रही है। दरअसल गश्त पर निकले इन दोनों लोगों का विवाद शराब पी रहे कुछ लोगों के साथ हो गया और मना करने पर इन बदमाशों ने उनकी धारदार हथियार से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। हमले के वक्त ये दोनों पुलिस वालों के पास सिर्फ डंडे इनके हाथ में थे, लेकिन मरने से पहले सिपाही रविंद्र ने अपने हाथ पर हमलावरों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया था। इसी क्लू के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जांच में पुलिस को पता चला कि ये i10 गाड़ी जींद के रहने वाले गुरमीत के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब गुरमीत के घर पहुंचे तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही उसने ये गाड़ी जो है वो एक संदीप नाम के व्यक्ति को भेजी। और जब पुलिस आगे बढ़ी इस जांच को लेकर तो अमित और उसके साथी विकास तक पहुंच गई। मुठभेड़ में अमित मारा गया जबकि विकास फिलहाल भागने में कामयाब हो गया है। लेकिन हरियाणा के इस दिलेर की सभी जगह अब तारीफ हो रही है, उनकी जाबाजी की किस तरह से जान गंवा दी अपनी, लेकिन बावजूद उसके अपराधियों का हिंट जो है वो अपने हाथ पर इस तरह से लिखकर वो चले गए। हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी चरमरा सी गई है। अर्थव्यवस्था में सप्लाई और डिमांड दोनों पर असर जिस तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीने बाद अनलॉक 1.0 जो हुआ उसमें फैक्ट्रियां खोली गई हैं। कंपनियों को खर्च संभालने, कम मांग को लेकर चिंता जहां पर है लगातार बनी हुई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हम जानते हैं कि लॉकडाउन जब हुआ है तो डिमांड और सप्लाई जिस तरह से कम हुई है उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है और आपसे जानना चाहेंगे, अर्थव्यवस्था पहले से ही, लॉकडाउन से पहले से ही जो है चरमराई हुई थी, लॉकडाउन के बाद और बुरी स्थिति में आ गई। क्या कुछ डिमांड यहाँ पर उद्योग जगत की तरफ से की जा रही है? क्योंकि सरकार ऐलान तो बहुत कर चुकी है, कई हजारों करोड़ों का ऐलान हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, फिक्की और ध्रुव एडवाइजर्स ने करीब 100 बिजनेस फर्म्स का एक सर्वे किया है कि सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया, जो कोशिशें की गई आरबीआई की तरफ से, उसका जमीन पर कितना असर पड़ा है। और इस सर्वे में एक बात जो प्रमुखता से सामने आई है, 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि सिर्फ 30% ऐसे बिजनेस फर्म्स हैं आज भारत में जिन्होंने इस सर्वे के दौरान ये कहा है कि वो 70% या उससे ज्यादा की अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी अपनी क्षमता के मुताबिक काम कर पा रहे हैं। यानी 70% बिजनेस फर्म्स अब भी देश में हैं जो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 70% तक उनकी नहीं हो पाई है। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकतर जो बड़े बिजनेस फर्म्स हैं उन्होंने
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश या मर्जर एंड एसोसिएशन के हिसाब से जो उनकी बिजनेस की जो आगे रणनीति होती है उसको फिलहाल टालने का फैसला किया, यानी बड़ा निवेश टालने का फैसला किया है। सिर्फ 22% बिजनेस फर्म्स ने कहा है कि उनके एक्सपोर्ट्स में सुधार हो रहा है। 30% ने कहा है कि उनकी सप्लाई चेन जो है वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, यानी दोबारा फिर से वो खड़ा करने में कामयाब हो पा रहे हैं। लेकिन 70% जो हैं वो अभी भी सप्लाई चेन को बहुत सही तरीके से रिवाइव नहीं कर पाए। तो इससे पता चलता है कि संकट कितना बड़ा है। और यही बात वित्त मंत्रालय की जो मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है जून के लिए, उसमें आईएमएफ के आकलन का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2020-2021 में जो अर्थव्यवस्था है वो 4.5% तक सिकुड़ सकती है। और इसलिए अब फिक्की के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी, उन्होंने ये सरकार से ये कहा है कि ये जो सुधार, मामूली सुधार होता दिख रहा है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होगा कि सरकार लगातार उद्योग जगत की मदद करते रहे। संकट बहुत बड़ा है और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से रिवाइव करने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। ये बात इस सर्वे में सामने आई है। जया, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि उद्योग जगत की जो मांग है उस पर सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज जैसी मांग भी लंबे वक्त से उद्योग जगत करता आ रहा है। और अब बताते हैं, मुंबई में कोविड-19 टेस्ट के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी। दोपहर बाद तक आदेश ये माना जा रहा है कि निकल सकता है। फिलहाल मौजूदा हालात में मुंबई में रोजाना 5000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जबकि क्षमता 10,000 के करीब है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कि टेस्ट के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी। और देखते हैं कि सरकार क्या कुछ इस मामले में आदेश जारी करती है, क्योंकि अब तक जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर लिख कर देते हैं, उसके बाद ही आपके सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर ये फैसला लेते हैं कि कोविड टेस्ट किया जाना है या नहीं। लेकिन फिलहाल मुंबई में ऐसा लग रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी डॉक्टर के और टेस्ट हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात करें, पूरे महाराष्ट्र की, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट अगर कहीं हो रहे हैं तो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। 10.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट, एक आंकड़ा आया था, हो चुके हैं। और मुंबई में अब ये कह दिया गया है कि टेस्ट के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि आदेश जो है दोपहर बाद आने की उम्मीद है। अब नजर डालते हैं टॉप 5 खबरों पर। भारत चीन के सीमा विवाद के संदर्भ में अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी से क्या बनी बात। दूसरी खबर, एलएसी तक पहुंचेंगे भारतीय टैंक, लेह में बने 3 पुल। तीसरी खबर, 4 साथी गिरफ्तार, शातिर विकास दुबे अब भी फरार है। चौथी खबर, हरियाणा से, जहां प्राइवेट नौकरी में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की बात हो रही है। और 5वीं खबर, अमेरिका से ऑनलाइन कोर्स वालों को नो एंट्री। ये तमाम खबरें आप एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल कीजिए, बताइए किन खबरों को आप विस्तार से पूरे दिन एनडीटीवी इंडिया पर देखना चाहते हैं।